आज बच्चों हम केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सबसे पहले तो डिस्कवरीज को देखेंगे कि किस तरह से एटम डिस्कवर हुआ। ये आप लोग जानते ही हैं, जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था। और अपनी उनकी डिस्कवरी के 100 ईयर्स तक तो साइंटिस्ट यही मानते थे कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए साइंटिस्ट ने, और फिर ये प्रूव हो गया कि एटम को फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है। तो हम अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को की डिस्कवरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल नेचर था मैटर का, ये पहले ही इंडिकेट किया जा चुका था। किसके फॉर्म में? फ्रिक्शनलेस इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, फ्रिक्शनलेस इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में पता लगाया जा चुका था पहले। और ये जो फ्रिक्शनलेस इलेक्ट्रिसिटी थी, ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी? बाय रबिंग ग्लास या इवनाइट रॉड विथ सिल्क और फर। ठीक है, 1830 में माइकल फैराडे ने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस होते हैं। 1830 में फैराडे ने ये चीज प्रूव किया। क्या? कि केमिकल चेंजेस अकर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और उन्होंने ये प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया। और 96,500 कूलम ऑफ चार्ज पास किया था उन्होंने मोल्डन NaCl से। ठीक है, तो क्या पाया उन्होंने कि 1 मोल NaCl में से पास किया, तो 1 मोल जो सोडियम था वो डिपॉजिट कहाँ हुआ? कैथोड पर। और 1 मोल क्लोरीन इवॉल्व हुआ एनोड पर। ठीक है, तो इस तरह से फैराडे ने फैराडे ने फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर। ठीक है, और उन्होंने 2 लॉज भी दिए थे जो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के नाम से जाने जाते हैं, और इनको डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किस प्रिंसिपल पर कंडक्ट किया गया? पहले हम इसकी कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं और फिर इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन और प्रेशर में, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर, जो गैसेस होती हैं बच्चों,
आपको पता ही है, जैसे ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। नॉर्मल अगर कंडीशन है तो प्रेशर की, गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अगर आप गैसेस का प्रेशर रिड्यूस करें तो जो गैस होती है वो कंडक्टिंग हो जाती है। ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो जो गैस होती है वो कंडक्टिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गैस में से फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। अब देखिए क्या किया गया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ये क्या था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? विलियम क्रूक्स ने। 1879 में। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ये हार्ड ग्लास की ट्यूब थी, तकरीबन 60, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हार्ड ग्लास की ट्यूब थी। ठीक है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर थी, 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। और दोनों एंड पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड से इसको सील किया गया था, सील्ड विथ metal electrodes at both the ends। ठीक है। देखिए इस तरह से ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ऐसे ये डिस्चार्ज ट्यूब थी तकरीबन 60 सेंटीमीटर लेंथ की। ठीक है, 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों एंड पर क्या लगा दिया गया? मेटल के इलेक्ट्रोड्स। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स थे, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ये कैथोड है पॉजिटिव और ये एनोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों को ही देखिए एक बैटरी, एक इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से या बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये याद रखिएगा ये जो सोर्स था ये हाई वोल्टेज सोर्स था। ठीक। इसके बाद ये जो ट्यूब थी, इलेक्ट्रोड्स को तो कनेक्ट किया गया बैटरी से, हाई वोल्टेज जनरेटर से। ठीक। और ये जो ट्यूब थी इसको कनेक्ट किया गया वैक्यूम पंप से, जिससे कि क्या किया जाए, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके इस वैक्यूम पंप से। ठीक है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या भरी गई? गैस भरी गई। ठीक। तो अब देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। सिंपल एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। देखिए जब तक प्रेशर नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर हम किसको बोलेंगे? 1 atm प्रेशर, जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। ठीक है। तो अंडर नॉर्मल प्रेशर मैंने अभी बताया 1 atm। ठीक है। कुछ भी ऑब्जर्व, अगर प्रेशर नॉर्मल था बच्चों तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक। इवन आपने यहां से वोल्टेज बहुत ज्यादा दे दी, इवन एट हाई वोल्टेज, और वोल्टेज कहां तक बढ़ाई गई?
1000 वोल्ट कर दिया गया यहाँ से पोटेंशियल, ठीक है। तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया, कब? जब प्रेशर सिर्फ 1 atm था, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, गैस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या किया कि धीरे धीरे इस गैस का प्रेशर रिड्यूस किया गया, ठीक। कितना रिड्यूस किया गया ये भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं। प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस्ड स्लोली, धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस किया गया अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² atm। अभी 1 atm था ना नॉर्मल, अब कितना कर दिया गया? 10⁻⁻² atm। तो क्या पाया गया कि जो गैस थी वो गैस ने लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये कौन सा कलर एमिट करेगी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब देखिए ये जो एमिशन था, गैस ने लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दिया और ये एमिशन क्या चलता रहा? ये एमिशन रुक गया। कब रुका? जब हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे? प्रेशर को रिड्यूस कर रहे थे। और जब प्रेशर को रिड्यूस किया गया किस वैल्यू पर बच्चों? 10⁻⁻⁴ atm पर, तो जो गैस लाइट एमिट कर रही थी वो रुक गई, ठीक है। लेकिन लेकिन जो वॉल्स थी डिस्चार्ज ट्यूब की, बट द वॉल्स अपोजिट but the walls of discharge tube opposite to cathode start glowing, ठीक है। प्रेशर आपने 10⁻⁻⁴ atm रिड्यूस किया तो आपने क्या देखा कि जो गैस थी गैस ने लाइट एमिट बंद कर दी, लेकिन कैथोड इलेक्ट्रोड के जो अपोजिट वाली क्या थी? ट्यूब थी, वॉल्स थी गैस की, वो ग्लो होना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और किस कलर से? विद फेंट ग्रीनिश कलर, हल्का ग्रीन कलर जो था वॉल्स पर वो आने लग गया। इस लाइट को बच्चों क्या बोला गया? फ्लोरोसेंस, ठीक है। ये जो लाइट थी इसको क्या बोला गया? फ्लोरोसेंस। ये जो लाइट थी ये थी फ्लोरोसेंस। जब प्रेशर 10⁻⁻² रिड्यूस किया गया था तो जो गैस थी इसके अंदर वो गैस ने लाइट एमिट करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही प्रेशर 10⁻⁻⁴ atm तक रिड्यूस हुआ तो ये जो एमिशन थी गैस के पार्टिकल जो एमिट कर रहे थे लाइट, ये स्टॉप हो गई। लेकिन ये कैथोड है बच्चों, इस कैथोड के अपोजिट ये वाली जो वॉल्स हैं गैस की, ये ग्रीन कलर की ग्लो होने लग गई, जिसको हमने क्या बोला? फ्लोरोसेंस, ठीक है। अब ये फ्लोरोसेंस क्यों हुई? क्योंकि देखिए ये जो ग्लास की वॉल्स थी इन पर कुछ रेज
एमिट हो रही थी कैथोड से, ये रेज क्या हो रही थी, बम्बार्ड हो रही थी, इसके ऊपर जाकर के टकरा रही थी। तो ये जो रेज एमिट हो रही हैं इस अपोजिट वॉल से टकरा रही हैं, टकराने की वजह से यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर कैथोड रेज का ओरिजिन होता है। ठीक, तो ये जो कैथोड रेज थी बच्चों, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, उस मेटल से जो कि यहाँ कैथोड पर लगा हुआ था। और कैसे फॉर्म हुई, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब में, वो क्या हो रहे थे, ये देखिए यहाँ से ये जो रेज निकल रही हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत ही हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन से क्या हुए, टकराए। ठीक, और टकराए तो ये कैथोड रेज एमिट हुई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैथोड रेज के एमिशन के दो यहाँ पॉसिबल रीजन बनते हैं। इनिशियली ये उस मेथड से ओरिजिनेट हुए थे जो कि कैथोड पर हमने लगाया हुआ था। ठीक, और ये जो रेज थी, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और जो ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उसके जो एटम्स थे वो इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से टकराए तो कैथोड रेज एमिट हुई। ठीक है, इस ये कैथोड रेज की एमिशन समझ में आ गई सबको। अब देखिए, ठीक है, तो इस तरह से कैथोड रेज ओरिजिनेट हुई। अब देखिए, अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों की, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इन कैथोड रेज के पाथ पे प्लेस किया गया तो उसकी शैडो नोटिस की गई तुरंत उसके पीछे। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की कैथोड रेज एमिट हो रही थी इस प्लेट से। ठीक है, यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया, इमीडिएटली इसकी शैडो यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई बच्चों, कि जो कैथोड रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया कि बच्चों एक बहुत ही लाइट पैडलर के सामने रखा गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस केस में तो अभी ये मेटल का क्रॉस रखा गया है, यहाँ पर इनके ये इस तरह से ये कैथोड रेज एमिट हुई, यहाँ पर इनके रास्ते में एक ऐसा बहुत ही छोटा सा एक पैडलर रखा गया। ठीक है, ये जो पैडलर था ये माइका से बना हुआ था। ठीक, और इन कैथोड रेज के पाथ पे यहीं पर जिस जगह आप ये मेटल का क्रॉस देख रहे हैं ये रखा गया। तो ये जो पैडलर था बच्चों, इसके जो व्हील्स थे जैसे ही कैथोड रेज से पास हुई तो ये क्या हुआ, रोटेट करने लग गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज होती हैं ये मटेरियल पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुई बच्चों, कि ये जो कैथोड रेज थी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये जो थी कैथोड रेज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अभी हमने ऊपर भी देखा था फिजिक्स फिगर में, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो रहे थे ना, इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैसे पता चला ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं? तो जब ये कैथोड रेज देखिए इस तरह से जा रही हैं, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इन कैथोड रेज पर, किसके थ्रू? मेटल की प्लेट्स के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे मेटल की प्लेट्स के थ्रू कैसे बच्चों? ये देखिए डिस्चार्ज ट्यूब ही है, सेटअप पूरा वही है। ये डिस्चार्ज ट्यूब, अब यहाँ पर इतना बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है, ये डिस्चार्ज ट्यूब ही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड है। ठीक है, यहाँ बना देती हूँ मैं ऐसे, और ये अपोजिट वाली जो प्लेट है ये एनोड है। यहाँ लिख दे रही हूँ कैथोड और ये एनोड। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, तो क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई गई? ये मेटल की प्लेट्स इस तरह से लगा करके। ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये जो पार्टिकल्स निकले, ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो गए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इट मींस क्या हुआ, इनका नेचर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और इसी तरह से जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई और एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, तो ये उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए जिस डायरेक्शन से ये पता चल गया कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बच्चों की, जो कैथोड रेज होती हैं ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती हैं। जब हार्ड मेटल के सरफेस से ये स्ट्राइक करती है। ठीक है, व्हेन स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ मेटल। लेकिन हर मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करके ये एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, कौन कौन से मेटल्स? लाइक टंगस्टन, कॉपर और मोलिब्डेनम। ये कुछ मेटल के एग्जांपल हैं जिनसे कैथोड रेज टकराएंगी और एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस गैस से ये प्रोड्यूस हुई थी, जिस गैस से भी ये पास होती है, ये उसको आयोनाइज कर देती है। ठीक है, कैथोड रेज के पास उसको आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जब ये कैथोड रे किसी ग्लास के सरफेस से टकराती है या किसी स्क्रीन से टकराती है जिन पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है, तो ये ग्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो लास्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों? लास्ट प्रॉपर्टी हो गई against a glass surface coated with, अभी आगे हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे उन्होंने क्या किया था, स्क्रीन पर कोटिंग लगाई थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब ग्लो। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों कैथोड रेज की। इसके बाद बच्चों अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो हो गई, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम रेशो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशो पता लगाएगा। तो 1897 में थॉमसन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली चार्ज और मास का रेशो पता लगाया था, जिसको हम ईएम रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बीम इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज की, इस तरह से ये बीम्स इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज की। ठीक है, उसी तरह से जो हमने अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा है। ठीक है, कहां पर रिलीज हुए ये बीम इलेक्ट्रॉन्स की? डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेस की फॉर्म में। ये मेटल की प्लेट और ये कैथोड रेस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के बीम क्या हुए बच्चों? रिलीज हुए। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली प्लेस किया। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई, हमने ऊपर अभी बनाई है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, बैटरी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ये पीछे, ये इधर। ठीक है, एक हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस किया ऐसे, ये ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, साउथ और नॉर्थ पोल हो गए। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक देखिए ये प्लेन में अंदर जा रहा है नॉर्थ पोल और ये प्लेन के बाहर आ रहा है साउथ पोल, इस तरह से समझिएगा। ये अगर स्क्रीन कंप्यूटर की आप देख रहे हैं, ये अगर मैं इस स्क्रीन के अंदर की तरफ नॉर्थ पोल लगा दूं और बाहर की तरफ साउथ पोल, यानी मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाई गई, तो ये मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, है ना? इलेक्ट्रॉन्स का क्या इन मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इन्फ्लुएंस होगा? तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतने ही ज्यादा ये स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ। ठीक है, जितना कम मास होगा इन पार्टिकल्स का, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। आप लोगों को पता ही है कि हल्के पार्टिकल्स पे फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है ना? जितना मास कम होगा इन पार्टिकल्स का, उतना ज्यादा है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये जो थॉमसन ने ऑब्जर्व किया या थ्योरी दी, हम उसको लिख लेते हैं कि थॉमसन के अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो एक्सटेंट है डेविएशन का, under the influence of applied electric and magnetic fields depends upon, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, greater the magnitude of negative charge on the particle,
greater will be the interaction with इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आप हायर क्लासेस में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये साइन लगाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अभी शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ, आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और क्या मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है, और उतने ही ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होंगे एंड thus greater will be deflection। ठीक है, दूसरे ही उन्होंने क्या बताया, दूसरा फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने इन पार्टिकल्स का मास स्मॉलर होगा, हल्के पार्टिकल्स को पर फोर्स लगाना ज्यादा इजी होता है ना, तो स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल्स, more will be the magnitude of deflection। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड और मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो फील्ड होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड more will be the deflection, more will be the deflection। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी हल्के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। ये उन्होंने चीजें बताई हमें। तो अब इलेक्ट्रिक मान लो सिर्फ अलग से दोनों फील्ड, अभी तो हमने क्या देखा ऊपर कि दोनों ही फील्ड लगाई, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेस की गई, लेकिन मान लो कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्लेस की जाती या अप्लाई की जाती, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से क्या हो जाते, डेविएट हो जाते, और जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन सामने रखी गई थी, मान लीजिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये एक डिस्क मान लेते हैं रखी हुई है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाई गई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है होना क्या चाहिए, कायदा क्या था, ये जाकर के स्ट्राइक कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन वो क्या होंगे, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कितना डेविएट हुए, जाना उनको तो सीधे था ऐसे, और वो कहाँ गए, ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स पॉइंट हम मान लेते हैं, एक्स पॉइंट पर डेविएट हो गए, ठीक है। इसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अकेले लगाई होती तो भी वो क्या होते, वो स्क्रीन पर कहाँ पर स्ट्राइक करते, मान लीजिए उस डेविएशन तो होती मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो मान लीजिए ये पॉइंट वाई है, यहाँ पर स्ट्राइक करते अगर हमने अलोन मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती तो, ठीक है।
तो ये जो दो फील्ड्स थी वो इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट की गई कि ये जो म्यूचुअल इनका डिफ्लेक्शन था ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और जो पाथ था इलेक्ट्रॉन की बीम का वो यहाँ पर रहा, मतलब स्क्रीन पर अनडिफ्लेक्टेड रहा, और उन्होंने क्या किया, Z पॉइंट पर स्ट्राइक किया। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन है। पहले अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डेविएट हुए से इस पॉइंट एक्स पर, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वाई पॉइंट पर डिफ्लेक्ट हुए। अब ये दोनों फील्ड इस तरह से एडजस्ट की गई कि ये जो डिफ्लेक्शन थी ये एक दूसरे को देखे, ये अपोजिट जा रही है ना, कैंसल आउट कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी भी पी फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुए और कहां पर आ गए, Z पॉइंट पर उन्होंने स्ट्राइक किया। ठीक है, तो अब ये दो फील्ड्स की मैग्नीट्यूड की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि चार्ज और मास का रेशो कैलकुलेट किया जाए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई, 1.76 into 10 raised to the power 8 कूलम्स पर, ठीक है, पर ग्राम। तो इस तरह से ईएम रेशो कैलकुलेट किया गया, और इसी से बच्चों आगे चल करके इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी कैलकुलेट किया गया। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जानते ही हैं, Q इज इक्वल्स टू एनी, और n क्या होता है, कोई भी होल नंबर 1 2 3। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का पाया गया 1 पॉइंट, यहाँ पूरा हम लिख रहे हैं लेकिन हम कैलकुलेशन में सिर्फ 1.6 लिखते हैं, इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड था बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो क्या था, नेगेटिव। अब देखिए चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया, चार्ज हमने बता दिया, मास कैसे कैलकुलेट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए करना है Q इज इक्वल टू एनी n1 रखेंगे और इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मास कैसे कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन का, तो जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, ठीक है, तो उसी ये सारे जो ये हम मास या चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, या ईएम रेशो भी जो हमने कैलकुलेट की, ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बच्चों, इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये पॉसिबल हुआ कि हमने ईएम रेशो कैलकुलेट किया, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, और अब मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास के लिए क्या हो गया बच्चों, E इज इक्वल्स टू ईएम रेशो, चार्ज हम निकाल चुके हैं 1.602 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम, और ईएम रेशो कितनी आई, अभी हमने ऊपर लिखा 1.76 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 कूलम्स पर ग्राम। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए कूलम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 9.10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -28 ग्राम। इसी को आप जब किलोग्राम में लिखते हैं तो 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -31 kg लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट नोट कीजिए कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो अप्रोक्सीमेटली 1/1837 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के मास का। ठीक है, और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो लाइटेस्ट नोन चार्ज होता है किसी पर भी, ये सबसे मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट है, और इसी तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट, और उसके भी चार्ज का, उसके भी मास का, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1837 टाइम्स हो गया, कितना छोटा सोच लो। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है
ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, इसीलिए ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ये भी स्मॉलेस्ट नोन चार्ज है किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया जाता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन जो हम हालांकि करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेकर के भी चलेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, कि ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है, जिस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसका नेग्लिजिबल मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1/1837 टाइम्स है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने बोली ये बुक में आपको मिल जाएगी, तो इसको मैं नोट नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई होती है।